वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर जीएस पेपर 4। बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो उसमें हम डिस्कस किए हैं डियोंटोलॉजी के बारे में। हमने डियोंटोलॉजी के बेसिक टू एडवांस सभी कंसेप्ट पूरे कर लिए थे और अप्लाई किया था उसको सम के स्टडीज पर। उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे। हमने जाना क्या होती है ड्यूटी और क्या होती है ड्यूटी इथिक्स। हमने उसमें पर्सपेक्टिव देखा इमैनुअल कांत का, जिसमें हमने बात की है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की, जिसमें बात की है ह्यूमन डिग्निटी की। उसके बाद हमने डब्ल्यू डी रॉस का कंसेप्ट देखा और जो बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ ड्यूटीज की या एक से ज्यादा ड्यूटी की। हमने जाना जॉन रॉल्स का जस्टिस का कंसेप्ट, मींस वो ड्यूटी को जस्टिस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर बात करें कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की तो हमने देखा कैसे वो नहीं है हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव, मींस उसमें बात नहीं है इफ एंड देन की। इन अदर वर्ड्स डियोंटोलॉजी में ध्यान नहीं रखा जाता रिजल्ट्स का, बस ड्यूटीज पर फोकस रहता है, मीन्स पर फोकस रहता है, पाथ पर फोकस रहता है, प्रोसेस पर फोकस रहता है, ना कि रिजल्ट पर। यहां पर बात होती है राइटनेस की, ना कि गुडनेस की। गुडनेस की जो बात है वो हो रही है टेलियोलॉजी में या कहें कंसीक्वेंशलिज्म में। हमने उसके बाद ड्यूटी इथिक्स और वर्क इथिक्स में डिफरेंस देखा। ड्यूटी इथिक्स, वर्क इथिक्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स के बारे में जाना। हमने कुछ प्रैक्टिसेस देखी जो हमें दूर ले जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स से। हमने जाना एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इथिक्स के बारे में, जिसमें हमने स्ट्रक्चर की बात की, कल्चर की बात की और लीडरशिप की बात की। ये तीनों चीजें होनी चाहिए तभी बनता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इथिक्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नया डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स, जिसे कहते हैं टेलियोलॉजी और कंसीक्वेंशलिज्म। टेलियोलॉजी कंसीक्वेंशलिस्ट बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स। तो क्या यहां पर मैटर करेगा कंसीक्वेंसेस। कंसीक्वेंसेस की बात होगी, बात किसकी नहीं होगी, प्रोसेस की नहीं होगी, मींस की नहीं होगी, पाथ की नहीं होगी, ड्यूटीज की नहीं होगी। तो बात किसकी होगी, रिजल्ट की होगी, हैप्पीनेस की होगी, गुडनेस की होगी, बेनिफिट की होगी और बहुत सारी बातें होगी। देखते हैं क्या है। ओनली कंसीक्वेंसेस काउंट एंड नथिंग एल्स। फोकस करना है कंसीक्वेंसेस पे, नहीं करना पाथ पे। जैसे एक एक्शन में दो पार्ट होते हैं, आप जानते हैं, एक तो होती है प्रोसेस या कहिए पाथ और एक होता है उसका रिजल्ट। तो एक्शन के इन दोनों पार्ट पे अगर प्रोसेस की बात करें तो फोकस कौन कर रहे हैं, डियोंटोलॉजिस्ट, और रिजल्ट पर की बात करें तो फोकस कौन कर रहे हैं, टेलियोलॉजिस्ट। तो आप देखेंगे टेलियोलॉजिस्ट और डियोंटोलॉजिस्ट हमेशा एक्शन ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, एक्शन पर फोकस कर रहे हैं दोनों। इस पर फोकस नहीं कर रहे, ये फोकस नहीं कर रहे पर्सनालिटी पर कि पर्सनालिटी गुड है कि नहीं है। ये बस बात कर रहे हैं एक्ट गुड है या एक्ट राइट है। तो पर्सनालिटी पर कौन बात कर रहा है, पर्सनालिटी पर बात हो रही है वर्च्यू इथिक्स में। और जिसको स्टार्ट करना किया था, जिसके बारे में बात करना स्टार्ट किया था, अरिस्टोटल से स्टार्ट हुई थी। आल्दो इससे पहले सोक्रेटिस और प्लेटो भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करें हैं, सोक्रेटिस और प्लेटो। लेकिन मेनली वर्च्यू एथिक्स की अगर बात करें तो वो अरिस्टोटल से ही स्टार्ट होती है। इनका कंसेप्ट है गोल्डन मीन का, इसके बारे में चर्चा करेंगे गोल्डन मीन। तो ये जब हम वर्च्यू एथिक्स पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। लेकिन अभी पता लगा कि डियोंटोलॉजी एज वेल एज टेलियोलॉजी ये एक्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं, पर्सनालिटी पर नहीं। इन कंसीक्वेंशलिज्म और टेलियोलॉजी द फोकस इज एंटायरली ऑन द रिजल्ट्स। फोकस करिए शब्द रिजल्ट्स पर, या कहिए consequences of an action. It follows the popular saying all that ends well is perfectly fine. तो इसके लिए एथिकल क्या है, एक टेलियोलॉजिस्ट के लिए एथिकल क्या है, जिसकी एंडिंग बढ़िया हो। उसे नहीं मतलब प्रोसेस में क्या हुआ। जैसे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स में दो स्टैंड्स थे, एक था गांधी वाले। गांधी जी कहते थे मीन्स ठीक होने चाहिए, उसमें नॉन वायलेंस हो, उसमें ट्रुथ हो, उसमें जस्टिस वाली बात हो, तो हमें अपने आप ही फ्रीडम मिल जाएगी। तो वो फ्रीडम की तरफ ओरिएंट नहीं होते थे, मतलब गांधी रिजल्ट पर फोकस कम करते थे। जबकि भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये क्या कहते थे, आर्मी बना के आजादी मिले, बम फेंक के आजादी मिले, लेकिन आजादी मिलनी चाहिए। पूरी मेहनत कर ली, प्रोसेस में पूरे दिन सत्याग्रह किया, खाना पीना छोड़ दिया और उधर आजादी मिल नहीं रही है। तो ये सब एक्शंस उनकी नजर में एथिकल नहीं थे, जबकि प्रोसेस अच्छी हो ये एथिकल था गांधी के नजर में। तो आप देख रहे हैं दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आ रहे हैं, डियोंटोलॉजी और टेलियोलॉजी। तो इसमें तो एथिकल वही है जिसका एंड बढ़िया हो। अभी हम इस पर बहुत बात करें क्या होता है एंड बढ़िया होना।
दिस अप्रोच इज वेरी पॉपुलर अमंग पॉलिसी मेकर्स। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है, या वो बहुत इस पर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिसी मेकर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोई चीज सुधारना। तो कोई चीज सुधरेगी तो क्या होगा? कुछ रिजल्ट्स को पाना। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं कौन? पॉलिसी मेकर्स। वो नहीं देखते पाथ को, वो नहीं देखते प्रोसेस को। इसमें बात किसकी होती है? मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल। तो अब देखिए, यहां पर बात किसकी है? बेनिफिट की, और वो भी मैक्सिमम की। मतलब जितना ज्यादा आप बेनिफिट ले सकें उतना, मींस एक्सटेंड, लिमिट तक पहुंचना है बेनिफिट के। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट वाले, नहीं, लिमिट देखनी है, उसका क्रॉस करना है लिमिट को। और किसके लिए है वो? पीपल के लिए है। वो भी कौन? जो मैक्सिमम हो जाए। यहाँ देखिए, मान लीजिए बहुत सारे पीपल हैं और आप एक पॉलिसी लाए। इसको ऐसे बनाते हैं, एक सेकंड, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। बस आप थोड़ी आर्ट को बियर करिएगा मेरी। पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ई। तो ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 लोग हैं। हमने कोई पॉलिसी बनाई, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। एक पॉलिसी ऐसी है जिसमें अकेला ए तक ही फायदा पहुंच पा रहा है। अगर उस पॉलिसी को थोड़ा और अच्छी तरीके से अप्लाई किया जाए तो बी तक फायदा पहुंच जा रहा है। अगर और अच्छी तरीके से अप्लाई किया जाए तो फायदा सी तक पहुंच पा रहा है, मतलब ए बी सी तीनों तक पहुंच पा रहा है। उसी पॉलिसी को और थोड़े अच्छे तरीके से लगाया जाए तो फायदा डी तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट थी। अब आप चाहे जितने अच्छी तक लगाइए, ये 4 लोगों तक ही ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम की, देखिए मैक्सिमम बेनिफिट की फॉर मैक्सिमम पीपल। तो यहां पर बात करें मैक्सिमम बेनिफिट की, तो हमें क्या नहीं करना है? हमें फायदा अगर 1 का आ रहा है और चांस 2 के हैं तो 2 की तरफ जाना चाहिए। अगर 2 का आ रहा है तो और चांस 3 के लग रहे हैं तो इस पर जाना चाहिए। अगर 3 से ज्यादा 4 तक पहुंच पा रहा है बेनिफिट तो 4 तक जाइए। मान लीजिए ये लिमिट हो गई बेनिफिट की, यहां तक बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए इस डिस्कशन में आपने क्या देखा? हमने लिमिट तक जाने की कोशिश की, जितना ज्यादा बेनिफिट हो जाए उतना, और जितने ज्यादा लोगों का हो जाए उतने ज्यादा लोगों का। हमने इसमें किस पर फोकस नहीं किया? हमने फोकस नहीं किया टेलियोलॉजी की वजह से एक बंदे को कुछ मिल ही नहीं पा रहा। हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया पूरे डिस्कशन में। ये बेचारा साइड में पड़ा रहा, इसको बेनिफिट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, ये हमने चिंता नहीं की। हम मैक्सिमम की चिंता करते हैं। इसमें अगर 1 आध 2 मिनिमम छूट भी जाए या माइनॉरिटी छूट भी जाए तो उसकी चिंता नहीं करनी है। हमारे लिए एथिकल ये हो गया, 4 लोगों का भला हो गया। एक अगर रह भी गया तो क्या करें, 4 का तो हो गया। तो टेलियोलॉजी जब लगती है, या जब आप टेलियोलॉजिस्ट की तरीके से पब्लिक पॉलिसी या अपने स्टेप्स को अप्लाई करते हैं, तो चांसेस हैं कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन के साथ इनजस्टिस हो जाता है। माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है, ये रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं है, जो भी रह गया वो माइनॉरिटी। तो ये इसका ड्रॉबैक है इस डिटर्मिनेंट का। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लाइक RNDW, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ एनी कंट्री, डिफाइन एनी एक्ट एथिकल एंड अनएथिकल बेस्ड ऑन द कंसिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। इसको सही कर लीजिएगा अपने नोट्स में, बेस्ड ऑन द लिख दीजिएगा। मैं भी टीम को बोल के इसको सही करा दूंगा, बेस्ड ऑन द। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो तो हमेशा ये अप्रोच ही फॉलो करती है, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अब बात करेंगे मैकियावेली की। इटालियन डिप्लोमेट कहिए, इटालियन स्कॉलर कहिए, ये रहे भाई साहब। स्टार्टिंग जो टेलियोलॉजी की है वो इन्हीं के थॉट से होती है। ये हमेशा एंड की बात करते हैं, रिजल्ट्स की बात करते हैं। दिस अप्रोच वाज इनिशियली एसोसिएटेड विद एन इटालियन फिलोसोफर एंड ए वेरी रियलिस्ट पर्सन। ये रियलिस्ट थे, 4 का भला हो जाए और 1 का बुरा हो जाए तो ये इसको चूज करेंगे, इतनी रियलिटी थी। नेम्ड मैकियावेली, ही सेड इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज गुड और बैड, व्हाट मैटर्स इज द एंड। तो अगर प्रोसेस में आप गुड बैड ढूंढने निकल गए वो बेकार है, एंड देखिए, रिजल्ट को गुड बनाने का प्रयास करिए। देखिए एक फेमस कोट है माया एंजेलो का, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, गेट अ लिटिल सक्सेस एंड देन जस्ट गेट अ लिटिल मोर। तो मैक्सिमम की तरफ बढ़िए, इतनी सक्सेस मिली, कोशिश करिए इतनी मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। वो लिमिट तक पहुंचने की कोशिश करिए, कम में मान मत जाइए। रिजल्ट्स में जो भी मैक्सिमम पहुंच पाए वो पहुंचने का प्रयास करिए। हाउ टू यूज गुड एंड बैड फॉर बेनिफिशियल एंड। तो एंड जो है वो बेनिफिशियल होना चाहिए, वो ही गुड है, और बेनिफिशियल नहीं हुआ तो वो ही बैड है। तो एंड फोकस्ड बातें हैं। जो टेलियोलॉजी है इसको लेटेस्ट एंड इजीएस्ट अप्रोच कहा गया। लेटेस्ट क्यों? वर्च्यू एथिक्स
की बातें भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं, सोक्रेटिस के समय से चल रही है। और डियोंटोलॉजी की बातें भी आपको बहुत सारे एपिक्स में मिल जाती है। जैसे डियोंटोलॉजी कहाँ कहाँ दिख जाती है? गीता में दिख जाएगी, महाभारत के दौरान दिख जाएगी। तो डियोंटोलॉजी की भी बातें बहुत पुरानी हो रही हैं। आल्दो फिलोसफिकल ओरिएंटेशन इसका इमैनुअल कांत ने दिया, लेकिन बातचीत बहुत पुरानी है। जबकि टेलियोलॉजी बहुत इजी है। इजी क्यों है? ये हमेशा रिजल्ट पर ही फोकस करती है, एंड पर ही फोकस करती है, और एंड को देखकर आप बता सकते हैं कोई एक्शन एथिकल है या नहीं है। इसमें नहीं देखना होता पर्सनालिटी के एक्शन को, इसमें नहीं देखना होता मीन्स को, जो एक बड़ी लंबी प्रोसेस है। इसमें तो बस रिजल्ट देख लीजिए, एथिकल अनएथिकल बता दीजिए। जैसे भगत सिंह ने बम फेंका इन द असेंबली, बट व्हाट मैटर्स इज एंड टू हियर द डील। तो एंड उनका क्या था? सरकार सुन ले। क्या सरकार सुनी? जी हाँ। अगर सरकार ने सुन लिया है तो फिर इनका एक्ट क्या हो गया? एथिकल। उनके जो अल्टीमेट मोटिव है वो अगर पूरे हो गए तो फिर एक्ट एथिकल हो गया। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने जाते हैं तो क्या ये एक्ट एथिकल है या अनएथिकल? देखते हैं। इन 1940 हिटलर वाज रैम्पेजिंग थ्रू यूरोप एंड द होल वर्ल्ड वाज क्रिटिसाइजिंग हिम लाइक एनीथिंग। हम लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ज्यूज का होलोकास्ट हो रहा था, कत्लेआम मचा हुआ था जर्मनी में, रेसिज्म पीक पे था, लोगों को मारा जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ रेस। बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस met Hitler, although we do not criticize नेताजी for that because of its end। तो नेताजी को हम लोग क्यों क्रिटिसाइज नहीं कर रहे? क्योंकि उनका एंड अच्छा था। वो क्या चाह रहे थे? फ्रीडम चाह रहे थे लोगों की। तो फिर मीन्स कुछ भी हो, हिटलर से मिलना पड़े हिटलर से मिलिए, मुसोलिनी से मिलना पड़े मुसोलिनी से मिलिए, लेकिन हमें तो एंड देखना। एंड क्या था? फ्रीडम। फ्रीडम किससे? ब्रिटिशर्स से। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त भी हो जाता है इन टेलियोलॉजी। तो यहां पर क्या है? ओनली कंसिक्वेंसेस मैटर्स। एथिकल मेरिट ऑफ एन एक्शन शुड बी जज्ड बाय इट्स कंसिक्वेंसेस। तो यहाँ पर कंसिक्वेंसी मैटर करते हैं। इट इज द रिजल्ट विच मेक्स एन एक्शन राइट और रॉन्ग। तो रिजल्ट अगर गुड है तो एक्शन राइट है, नहीं तो रॉन्ग है। इफ द रिजल्ट्स आर गुड देन एक्शन इज कंसिडर्ड राइट, एंड इफ द रिजल्ट इज बैड देन एक्शन आर कंसिडर्ड रॉन्ग। तो हम लोग कहते हैं लाइन, अंत भला तो सब भला। अंत बढ़िया मिल गया तो प्रोसेस तो आपने बढ़िया करी होगी, हम उसमें क्यों चक्कर में पड़े? अंत भला तो फिर पीछे का तो सब भला मान ही लेते हैं। मीन्स वो तो एथिकल हो ही गया अगर आप अंत आपका गुड है, या आप जो अचीव करना चाह रहे थे वो आपने अचीव कर लिया। तो इतनी इजी है टेलियोलॉजी। तो इसकी अगर थ्योरी में जाएं, फिलोसफी में जाएं, तो दो कंसेप्ट हैं इससे, एथिकल इगोइज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट की बात बहुत होती है एथिकल इगोइज्म में। मीन्स एंड में क्या सर्व हो रहा है? सेल्फ इंटरेस्ट। जैसे कैरियर ऑफ ए सिविल सर्वेंट। एक सिविल सर्वेंट का करियर अगर वो देख रहा है तो वो सेल्फ इंटरेस्ट की बातें कर रहा है, और उस इंटरेस्ट में अगर मास इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जबकि यूटिलिटेरियनिज्म में ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहां पर बहुत लोगों की बात होती है, सामने वालों की बात होती है, आपकी नहीं, सामने वालों, और वो भी ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा लोगों का बेनिफिट करा पाए, और द कलेक्टिव हैप्पीनेस। तो आप देखेंगे टेलियोलॉजी में हैप्पीनेस की बातें बहुत है। हैप्पीनेस क्या होती है? अंत में सुख मिले, अंत में, ये हैप्पीनेस। इट इज गुड फॉर एवरीवन। इन अदर वर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट द सेंट्रल कंसेप्ट इन दिस थ्योरी। तो यहां पर भी पब्लिक इंटरेस्ट की बातें हैं। जैसे वहां पर ह्यूमन डिग्निटी की बात थी डियोंटोलॉजी में, यूटिलिटेरियनिज्म में पब्लिक इंटरेस्ट की बातें ज्यादा है। अब एथिकल इगोइज्म पर फिर जाते हैं। रिजॉल्विंग अ डायलेमा बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। तो खुद के इंटरेस्ट देखना है, अपने करियर के बारे में सोच के एक डायलेमा को रिजॉल्व करना है। तो ये बात हुई एथिकल इगोइज्म की। सेल्फ इंटरेस्ट, इन अदर वर्ड्स कैरियर इज सेंट्रल कंसेप्ट। इफ यू डोंट टॉक अबाउट योर इंटरेस्ट देन हु विल टॉक अबाउट योर इंटरेस्ट। अगर आप खुद अपने बारे में बात नहीं करेंगे तो आपके बारे में कौन बात करेगा? ये कहते हैं कौन? एथिकल इगोइस्ट। यूटिलिटेरियनिज्म में आप देखेंगे फोकसिंग ऑन द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर और कलेक्टिव हैप्पीनेस। इट इज गुड फॉर एवरीवन। Public interest the central concept in this theory. Working in the public service requires you to navigate the line between serving the public good and managing your own career path. That is ethical egoism। और यूटिलिटेरियनिज्म में बैलेंस बना के चलना पड़ता है एक पब्लिक सर्वेंट को। तो पब्लिक सर्वेंट अकेला इस पर भी फोकस नहीं करेगा, अकेला इस पर भी नहीं करेगा, वो इनमें भी बैलेंस बनाएगा जब वो टेलियोलॉजिस्ट की तरीके से एक्ट करेगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट भी देखेगा और सेल्फ इंटरेस्ट भी देखेगा। तो रूसो का कंसेप्ट है जनरल विल, वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। एथिकल इगोइज्म, अब इस पर डिस्कस करते हैं। प्रोपाउंड्स दैट राइट एक्शन इज द वन दैट एडवांस वंस ऑन बेस्ट इंटरेस्ट। तो खुद के इंटरेस्ट फुलफिल होने चाहिए। ईच पर्सन मस्ट पुट हिज और हर ओन वेलफेयर फर्स्ट। अपना भला करिए। यू कैन थिंक अबाउट योर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचिए।
देयर इज नथिंग रॉन्ग इन थिंकिंग अबाउट योर वेलफेयर। अपना भला नहीं करेंगे तो हम दूसरों का भला कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले अपना कर लेते हैं, फिर दूसरों का करेंगे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो गलत किसमें है? गलत है सेल्फिश एक्ट अगर आप कर रहे हैं तो गलत है। मीन्स आप अपना भला दूसरों के नुकसान करने के बाद कर रहे हैं, या दूसरों के नुकसान में आपका भला है, तो फिर आपका एक्ट सेल्फिश एक्ट है। जबकि आप अपना भी भला कर रहे हैं, साथ साथ में अगर दूसरों का भला हो जाता तो इसको कहते हैं फुलफिलिंग द सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स यू आर प्रमोटिंग योर इंटरेस्ट एंड लेट अदर्स आल्सो प्रमोट देयर इंटरेस्ट। और दूसरों को उनका करने दीजिए, आप अपना करिए, दूसरों को रोके ना। सेल्फिश एक्ट्स एडवांस वंस ओन इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ हाउ अदर्स आर अफेक्टेड। आपको नहीं चिंता है दूसरों की। पीएम नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? पॉलिटिक्स, सेल्फ इंटरेस्ट, हेम्पर्ड मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे। तो ये भी सेल्फ इंटरेस्ट की बातें करते हैं। कॉर्पोरेट्स यूज 99% टाइम ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, माई टाइम मोर वैल्यूएबल देन दैट ऑफ अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव भी सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट की बात हम क्या समझे? सेल्फ इंटरेस्टेड एक्ट्स प्रमोट वंस ओन इंटरेस्ट। तो आप अपने इंटरेस्ट तो प्रमोट करते ही हैं, बट नॉट नेसेसरली टू द डिसएडवांटेज ऑफ अदर्स। लेकिन आप दूसरे के इंटरेस्ट को हेम्पर शायद नहीं करते हैं। आप अपने इंटरेस्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं, दूसरा को अपना काम करने देते हैं। तो इसके कुछ कोट्स हैं, वो देखते हैं। मैंस फर्स्ट ड्यूटी इज टू हिमसेल्फ। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं जब आप सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या सेल्फ इंटरेस्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑथर और फिलोसोफर का यूज कर सकते हैं। माया एंजेलो, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, गेट अ लिटिल सक्सेस एंड देन जस्ट गेट अ लिटिल मोर। तो बढ़ते रहिए, मैक्सिमम की तरफ पहुंचने का प्रयास करिए। ये बोल रही है कौन? माया एंजेलो। मीनिंग, स्मॉल अचीवमेंट्स क्रिएट कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी एंड मोमेंटम, enabling individuals to attain greater success through perseverance and continuous effort। तो कंटिन्यूस एफर्ट की बात है, परसिवरेंस की बात है, मैक्सिमम बेनिफिट की बात है। अब फिर से देखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। हमने एथिकल इगोइज्म खत्म कर लिया है। टेलीलॉजी में जो पहला कंसेप्ट था, दूसरा कंसेप्ट क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म मींस सबका भला, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पीएम मोदी का ये मंत्र। तो फिलोसोफर्स लाइक जेरेमी बेंथम एंड जॉन एस मिल प्रमोटेड दिस थ्योरी। तो ये एसोसिएटेड स्कॉलर्स हैं और ये हमने बाद में इन ग्रेट डिटेल डिस्कस किया है। अगर बात करें जेरेमी बेंथम की, तो ये कंसेप्ट दे रहे हैं द मोरल कैलकुलेटर का। इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या कह रहे हैं जेरेमी बेंथम। ये कह रहे हैं हमें हैप्पीनेस पर तो फोकस करना है, एंड पर फोकस करना है। तो एंड की हमें क्वालिटी नहीं देखनी है। लोग खुश हो जाएं कैसे भी, आप रील देखें 10 घंटे लेकिन खुश हो जाएं, एंड आपका हैप्पीनेस है, चाहे रील देखने से हो चाहे कैसे भी हो। ये कह रहे हैं जेरेमी बेंथम। जबकि जेएस मिल थोड़ा कुछ अलग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें क्वालिटी देखनी है हैप्पीनेस की। क्या हम हैप्पी हो रहे हैं रील देखकर या ये सब करके? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो जेएस मिल कह रहे हैं यूटिलिटेरियनिज्म में ये इंपॉर्टेंट है, हमें क्वालिटी देखनी है हैप्पीनेस की। जबकि जेरेमी बेंथम इसकी बात कर रहे हैं। बेंथम बिलीव एथिक्स कुड बी साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल। हो ही सकती है, क्योंकि किस पर फोकस कर रहे हैं? अकेला क्वांटिटी पर फोकस कर रहे हैं। हैप्पीनेस की बात है, क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस की बात नहीं है। आप खुश होइए, लेकिन कितने खुश होइए, कैसे खुश होइए, इसकी बात नहीं। ये हेडोनिस्टिक कैलकुलस की बात कर रहे हैं। मींस ऐड करिए मटेरियलिस्टिक प्लीजर, इसको ऐड करते जाइए। इसमें मत देखिए क्या अच्छा क्या बुरा। गाड़ी अच्छी, गाड़ी ले लीजिए, टीवी अच्छी, टीवी ले लीजिए, मोबाइल अच्छा लग रहा, मोबाइल ले लीजिए। जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसको जोड़ते चले जाइए। तो यहाँ पर कैलकुलेशन की बात है, एडिशन की बात है, किसकी? मेटेरियलिस्टिक प्लीजर की। एडिंग अप प्लीजर्स, तो प्लीजर्स को ऐड करिए, और हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए क्या करिए? सब्सट्रैक्टिंग पेन्स, तो जो भी दुख दर्द वाली बातें हैं उसको घटा दीजिए। एंड चूजिंग द एक्शन विद हाईएस्ट टोटल स्कोर। तो अब देखिए इसमें क्या है, इन्होंने जो प्लीजर्स हैं इसकी कोई हायरार्की नहीं बताई, क्योंकि हायरार्की सब में होती है। प्लीजर अगर किसी के मर्डर करने से मिल रहा है, क्या वो इक्विवेलेंट है प्लीजर अगर आपको पढ़ाने से मिल रहा है? दोनों की क्वालिटी डिफरेंट है। लेकिन बेंथम साहब इस क्वालिटी की बात नहीं कर रहे। उनके लिए हर एक प्लीजर इक्विवेलेंट है, उसको ऐड करिए, और जो पेन है वो भी इक्विवेलेंट है, उसको नेगेट करिए। जैसे किसी अपने को खोने का पेन होता है, दर्द दुख होता है, आपके घर में हुई चोरी का पेन होता है, एग्जाम में फेल हो जाने का पेन है। तो क्या सभी पेन्स, सभी दुख दर्द इक्विवेलेंट हैं? शायद जेरेमी बेंथम इसकी बात नहीं कर रहे। वो कह रहे सब इक्वल है, इसको घटाइए एक साथ और जोड़िए एक साथ, और फिर जो हाईएस्ट टोटल आए उस पर फोकस करिए। तो ये क्या कह रहे हैं? बोले इथिक्स में इमोशन मत लगाइए। इमोशन का मतलब, आप इथिक्स में क्वालिटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस, सभी हैप्पीनेस बराबर हैं, एंड मोरलिटी विदाउट मिस्टिसिज्म। ये जो क्वालिटी वालिटी की बातें होती हैं, ये तो जादू टोने में होती हैं, मिस्टिसिज्म में होती हैं, धर्म में होती हैं। यहाँ पर क्वालिटी की बातें नहीं होनी चाहिए।
तो ये धर्म से अलग है इथिक्स, ये बोल रहे हैं जेरेमी बेंथम। जीएस मिल क्या बोल रहे हैं, ये मोरल कंपास कंसेप्ट दे रहे हैं। आर्ग्यूड दैट नॉट ऑल प्लीजर्स आर इक्वल, ये कह रहे हैं अगर आपको प्लीजर किसी के मर्डर से मिल रहा है और किसी को पढ़ाने से मिल रहा है, तो इनकी नजर में पढ़ाने वाला प्लीजर हायरार्की में ऊपर होगा, उसको ज्यादा नंबर दिए जाएंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी विजा भी किसी को मार के मिलने वाला प्लीजर से। और जीएस मिल के जो फादर थे उनके मेंटर थे कौन, जेरेमी बेंथम। तो जीएस मिल के पिताजी को जेरेमी बेंथम ने पढ़ाया लिखाया समझाया था, तो एक दूसरे से ये ऐसे कनेक्टेड थे। ये किसकी बात कर रहे हैं जीएस मिल, ये हायर और लोअर प्लीजर की बात कर रहे हैं। ये बोले प्लीजर में भी एक हायरार्की होती है, प्लीजर में भी क्वालिटी होती है। इंटेलेक्चुअल एंड मोरल फुलफिलमेंट लाइक आर्ट और फ्रेंडशिप आर मोर वैल्यूएबल देन अदर प्लीजर्स लाइक सिंपल फिजिकल ग्रेटिफिकेशन। तो एक आपको ग्रेटिफिकेशन कैसे मिल रहा है, आपने पैसे से कुछ ग्रेटिफिकेशन बाई कर लिया, जैसे आप कार ले आए। दूसरा आपका फ्रेंड आया 15 साल के बाद मिलने, तो दोनों में आपको प्लीजर या हैप्पीनेस फील होगा, लेकिन कौन ज्यादा वैल्यूएबल है, एक नई कार में बैठना आपके लिए वैल्यूएबल है या एक 15 साल पुराने फ्रेंड से मिलना वैल्यूएबल है। और दोनों की स्केल अलग है, दोनों की क्वालिटी अलग है। ये कौन बोल रहा है, जीएस मिल। इसीलिए इनका फेमस कोट है, इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। आप पिग की तरीके से अगर सेटिस्फाई हो भी रहे हैं, मेटलिस्टिक हेडोनिज्म की बात कर रहे हैं, मेटलिज्म की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेटलिस्टिक हो रहे हैं, तो ये तो पिग सेटिस्फाइड की तरीके से है। इससे तो अच्छा हम डिससेटिस्फाइड बने रहें, अनहैप्पी बने रहें। बेटर टू बी अ सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड। तो आप अगर सोक्रेटिस की तरीके से डिससेटिस्फाइड बने रहिए, रादर देन अ फूल सेटिस्फाइड, और एक पागल की तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएं, उससे तो अच्छा डिससेटिस्फेक्शन अच्छा है। एक पागल हैप्पीनेस ले, इससे अच्छा एक फिलोसफर अनहैप्पी बना रहे। तो यहां पर एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं। मिल आर्ग्यूज दैट अ मीनिंगफुल लाइफ विद हायर वैल्यूज इज बेटर देन अ कंफर्टेबल लाइफ बेस्ड ऑन फिजिकल प्लीजर्स। तो मिल का जो डिस्कशन है उसमें फिजिकल प्लीजर्स को बहुत नीचे रखा गया है स्केल पर। इंडिविजुअल लिबर्टी शुड ओनली बी लिमिटेड टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। लिबर्टी उतनी ही हो जिससे कि आप दूसरों को रोक सकें किसी और का बुरा करने से। ही शिफ्टेड यूटिलिटेरियनिज्म टुवर्ड कंसर्न अबाउट जस्टिस एंड द मोरल वर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स। तो देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की भी बातें थोड़ी थोड़ी होने लगी हैं, तो ये कन्वर्ज कर रहे हैं किसके साथ, थोड़ा बहुत वर्च्यू इथिक्स के साथ। वर्च्यू इथिक्स में भी कुछ ऐसी ही बातें हम लोग करेंगे। बेंथम गेव अस अ मोरल कैलकुलेटर। तो ये तो जैसे प्लस माइनस होता है, एक जैसी चीजें प्लस कर ली, एक जैसी चीजें माइनस कर ली, तो इनके लिए जो प्लस होने वाली चीजें उनमें कोई क्वालिटी में फर्क नहीं है। वाइल मिल गेव अस द मोरल कंपास, और इन्होंने बताया है कौन सी मोरलिटी किस तरफ है, कौन सी मोरलिटी ज्यादा वैल्यूएबल है, कौन सी हैप्पीनेस ज्यादा वैल्यूएबल है, प्लीजर कौन सा ठीक है और कौन सा प्लीजर खराब है, हर एक प्लीजर अच्छा नहीं है एज पर जीएस मिल। बोथ बिलीव्ड इन मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस बट दे डिसएग्री ऑन व्हाट काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस रियली मैटर्स। दोनों कह रहे हैं आप हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करिए, लेकिन कौन सी हैप्पीनेस हो, कैसी हैप्पीनेस हो, हैप्पीनेस की क्वालिटी क्या हो, इसी पर दोनों डिफरेंट व्यू रखते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म बिलीव्स दैट द राइट एक्शन इज वन दैट प्रोड्यूस द बेस्ट बैलेंस ऑफ हैप्पीनेस ओवर अनहैप्पीनेस फॉर ऑल कंसर्न। तो इसमें हम लोग जो व्यू रख रहे हैं वो किसका रख रहे हैं, जीएस मिल का। हम कोशिश करें हैप्पीनेस को बैलेंस करने की या मैक्सिमाइज करने की ओवर अनहैप्पीनेस फॉर ऑल कंसर्न। तो यहां पर क्या बात है, द राइट एक्शन इज द वन दैट प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट ओवरऑल गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, जिसकी हम बात कर चुके हैं। तो यहां पर किसकी बात नहीं हो रही, जो रह गया सो रह गया। हमने प्रयास पूरे किए, ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस हो जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए, एंड रिजल्ट अच्छा करने के लिए। Ethical reasoning in this framework is treated as a matter of assessing outcomes and choosing the course that leads to best overall result for everyone involved. तो सभी के लिए बेस्ट रिजल्ट आ जाए ये प्रयास होना चाहिए। तो मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, मैक्सिमाइजिंग द ओवरऑल गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। एथिकल इगोइज्म सीक्स टू प्रमोट वंस own good while utilitarianism believes that one should promote the good ऑफ एवरीवन कंसर्न। तो सभी के लिए सब कुछ किया जाए, ये यूटिलिटेरियनिज्म की बात है, सभी के लिए हैप्पीनेस की बात की जाए। जबकि एथिकल इगोइज्म में अपनी बात है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात है, लेकिन दूसरे का इंटरेस्ट हर्ट करते हुए नहीं, उससे न्यूट्रल होते हुए। टूल यूज्ड इन यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच इज रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमा। तो कौन सा टूल हम यूज करते हैं एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व करने में इन यूटिलिटेरियनिज्म, नाम है स्टेक होल्डर एनालिसिस।
तो जो भी केस स्टडी में कह दिया जाता है स्टेक होल्डर एनालिसिस करिए, उसका मीनिंग क्या है? आप देखिए एंड रिजल्ट और एवरी स्टेक होल्डर, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे आप कोई एक्शन लेंगे तो उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स, उनका एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट उन पर कैसे प्रभाव डालेगा, कैसे उन्हें अफेक्ट करेगा, ये देखना है। तो स्टेक होल्डर एनालिसिस मेनली टेलीलॉजिकल एनालिसिस होती है। इसमें क्या नहीं करना होता है? डोंट जस्ट लिस्ट स्टेक होल्डर्स, अकेला नाम मत बता दीजिए, अपने एक्शन का इन्फ्लुएंस भी बताइए, उनका एंड कैसा होगा, उन्हें ग्रेटर हैप्पीनेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सब बातों पर भी चर्चा करिए। Instead of merely naming them, you must analyze how a decision impacts them. Harm versus benefit. List your options and evaluate the specific harms and benefits each action causes for every identified stakeholder. जो मैंने बात बताई, लोगों का एंड कैसा हो रहा है, लोगों को हार्म हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन पर ये अप्लाई करिए। तो हमने क्या कोर प्रिंसिपल्स देखे टेलीलॉजी में? पहला तो कंसिक्वेंसेस मैटर्स, नॉट पाथ। मोरलिटी इज डिटरमाइंड बाय रिजल्ट्स, हमेशा रिजल्ट पर फोकस करिए। इफ एन एक्शन इंक्रीजेस ओवरऑल वेलबींग, तो ग्रेटेस्ट प्लीजर फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ये देखना है। इट इज राइट, तो ही राइट है, तो ही एथिकल है। इफ इट इज कॉजेज मोर हार्म देन गुड, इट इज रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंट। तो आपने कोई एक्शन किया, मान लीजिए एक्शन में आपने प्रोसेस जो है बहुत अच्छे मन से की, इंटेंट बहुत बढ़िया था प्रोसेस के लिए, आप प्रोसेस में बहुत ज्यादा लगे लेकिन एंड रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर ये जो प्रोसेस आप एथिकल समझ रहे हैं ये एथिकल नहीं है, ये पूरा एक्शन अनएथिकल कहा जाएगा। इसके लिए टेलीलॉजिस्ट के लिए, जैसे आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने एक सब्जेक्ट बहुत डीप में पढ़ लिया, प्रोसेस आपने जैसी होनी चाहिए वैसे करी, 14 घंटे पढ़ाई, लेकिन क्या किया? प्रैक्टिस नहीं की। और क्या नहीं किया? पीवाईक्यू नहीं लगाए, तो एंड रिजल्ट पे तो नहीं पहुंचे। तो जब आप सिलेक्ट हुए या फेल हुए, यही मैटर करेगा कि आपकी पूरा एक्शन एथिकल है या अनएथिकल। तो बस एंड रिजल्ट ही फोकस करिए, ना कि आप कितने घंटे पढ़े, कैसे पढ़े, प्रैक्टिस की या नहीं की, ये सब बात है। यूटिलिटी का मीनिंग, दिस रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ हैप्पीनेस, प्लीजर और द अब्सेंस ऑफ सफरिंग और पेन। तो पहली बात तो कंसिक्वेंसेस देखिए, कंसिक्वेंसेस में क्या देखिए? प्लीजर्स को देखिए, हैप्पीनेस को देखिए, और क्या देखिए? अब्सेंस देखिए, सफरिंग और पेन की। और इसमें किस पर फोकस होता है? इम्पार्शियलिटी। द थ्योरी इज रेडिकली इगालिटेरियन, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर की बात हो रही है, तो जितना भी लोग हैं सबके लिए सही हो जाए। हाँ, एक आध दो लोग छूट जाएं, माइनॉरिटी अगर छूट भी जाए तो अब उस पर फोकस नहीं करते भाई, लेकिन जितना का भी भला कर रहे हैं उसका इक्वली कर रहे हैं, उसमें कतई गैर बराबरी है ही नहीं। इट ट्रीट्स every person's well-being as equally important. No one, including yourself or your loved ones, gets special treatment for a moral perspective. तो यहाँ पर किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में सब आ जाते हैं, आपका कोई भाई है, आप हैं, पड़ोसी है, सामने नॉर्मल पब्लिक है, सभी के बेनिफिट के लिए बात हो रही है और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट। तो यहाँ पर इम्पार्शियलिटी वाली बात है, पार्शियलिटी की कोई स्कोप है ही नहीं। अब कुछ कोट्स देखेंगे जो फेमस ऑथर या स्कॉलर या फिलोसोफर से जुड़े हुए हैं। जीएस मिल, द ओनली पर्पज फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। तो ये बता रहे हैं पावर कैसे यूज की जाए। पावर किसी को मारने के लिए ना यूज की जाए, पावर यूज किया जाए पब्लिक वेलफेयर के लिए। आपको सरकार ने अगर पावर दी भी है तो आप उससे कोशिश करिए और लोगों के हार्म को रोकें। तो यहाँ पर अदर्स की बात है, यूटिलिटेरियनिज्म वाली बातें हैं। जेरेमी बेंथम, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इज द फाउंडेशन ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। यही कानून की बातें हैं, यही नैतिकता की बातें हैं, सबके लिए हैप्पीनेस। पीटर सिंगर, इफ वी कैन प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग ऑफ कंपेरेबल मोरल इंपॉर्टेंस, वी आउट टू डू सो। तो किसी की जान बचाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ जाए तो चलता है, क्योंकि एंड रिजल्ट प्लीजर वाला है, तो बहुत ज्यादा कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा और रिजल्ट अच्छा आ जा रहा है, तो बढ़िया बात है, ये बोल रहे हैं पीटर सिंगर। तो ये भी कहीं ना कहीं टेलियोलॉजिस्ट जैसे कुछ बोल रहे हैं, टेलियोलॉजिस्ट जैसे बोल रहे हैं। द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एन एक्शन डिपेंड ऑन इट्स कंसिक्वेंसेस, हमने जो बात करी है, एंड द कंसिक्वेंसेस टू बी कंसिडर्ड आर दोज दैट अफेक्ट द हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस ऑफ ऑल सेंटिएंट बीइंग्स। तो ऑल मतलब यहाँ पर क्या मीनिंग है? ग्रेटेस्ट नंबर। एक आध दो लोग छूट जाए
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों का हैप्पीनेस की कोशिश करिए। ब्रांचेस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, एक तो है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, दूसरा है रूल यूटिलिटेरियनिज्म। जैसे यहाँ पर जो बात होती है वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की बात होती है कि भला हो गया लेकिन थोड़ी देर के लिए, उसको कहा जाता है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। लुक एट द मूवमेंट, तो मूवमेंट की बातें हैं, ये फ्लेक्सिबल है थोड़ा। जबकि रूल यूटिलिटेरियनिज्म में आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की बात करते हैं। लुक एट द पैटर्न और स्टेबिलिटी, देखिए जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करें उसको देखें, जब भी ऑप्शंस दें उसमें शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन की भी बात करें, तो ये पर्सपेक्टिव भी रखें अपने केस स्टडी में, ये आपको बताया गया। Focuses on the specific situation. An action is right if it produces the best possible outcome. जैसे हम लोग टेलियोलॉजी में कहते हैं, in the exact moment तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाए। That is, lying is okay if it saves a life right now. तुरंत जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया जाए तो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिल गई। रूल यूटिलिटेरियनिज्म में क्या है? फोकसेस ऑन द पैटर्न, थोड़ा लॉन्ग टर्म फोकस की बात है। वी शुड फॉलो रूल्स, तो यहाँ पर रूल्स की बात हो रही है। तो ये जो रूल यूटिलिटेरियनिज्म है, ये आप समझिए ड्यूटी एथिक्स प्लस एंड रिजल्ट दोनों को बैलेंस बनाकर चलता है। व्हेन फॉलोड कंसिस्टेंटली, देखिए कंसिस्टेंटली शब्द है तो मूवमेंट वाली बातें नहीं है, स्पेसिफिक सिचुएशन वाली बात नहीं है। आप ऐसा एक्शन करते रहते हैं, लीड टू द ग्रेटेस्ट गुड ओवरऑल, तो ज्यादातर लोगों का आप भला कर देते हैं। एग्जाम्पल, sticking to the rule don't lie because a society where lying is normal leads to distrust and worse outcome in the long run. तो जैसे कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में हम देखते हैं ना, वैसे ही कुछ बात इसमें की गई है, बस वर्ड्स अलग हैं, थोड़ा डेविएट हुआ है डियोंटोलॉजी से, क्योंकि ये क्या है? टेलियोलॉजी। कोर आइडिया ऑफ बोथ एथिकल इगोइज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म, दैट इज हैप्पीनेस। तो टेलियोलॉजी में हैप्पीनेस पर बहुत फोकस किया जाता है, टेलियोलॉजी एंड हैप्पीनेस, ऐसे समझिए। तो हैप्पीनेस के बारे में लिखने को आ जाए तो टेलियोलॉजिस्ट अप्रोच को भी लिखें। द मोरलिटी ऑफ एन एक्शन डिपेंड सोनली ऑन द कंसिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन, नथिंग एल्स मैटर्स, इस पर हम बात कर चुके हैं। एंड एक्शन कंसिक्वेंसेस मैटर ओनली इन सो फार एज दे इन्वॉल्व द हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल। जब तक कि हैप्पीनेस मिल रहा है तब तक कंसिक्वेंसेस एथिकल है, और हैप्पीनेस मिलना बंद, कंसिक्वेंसेस अनएथिकल, एक्शन अनएथिकल। तो 2014 क्वेश्चन आया हुआ है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस। बताया गया कि सब लोग हैप्पीनेस के लिए कोशिश करते हैं। डू यू एग्री? क्या आप सहमत हैं? व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू? लेकिन आपके लिए हैप्पीनेस की बात क्या है? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो देखिए, पहले तो हैप्पीनेस के बारे में पूछा, आप हैप्पीनेस के बारे में क्या समझते हैं ये पूछा, आपका व्यू क्या है इस बात पर? क्या सभी लोग हैप्पीनेस के लिए एस्पायर करते हैं? अब बताइए, डियोंटोलॉजिस्ट हैप्पीनेस किस में देखता है? ड्यूटी में। टेलियोलॉजिस्ट हैप्पीनेस किस में देखता है? रिजल्ट में। तो सब लोग हैप्पीनेस को एक तरीके से तो नहीं देखते हैं, इसीलिए आपके लिए भी हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है ये वो जानना चाहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, हैप्पीनेस के बारे में जानेंगे, और हैप्पीनेस को हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, बाद में भी पढ़ेंगे हैप्पीनेस को। इसको देखेंगे डियोंटोलॉजी के रिस्पेक्ट में, टेलियोलॉजी के रिस्पेक्ट में, एज वेल एज वर्च्यूज के रिस्पेक्ट, तीनों के रिस्पेक्ट में हैप्पीनेस को देखा जाएगा। जो ये आंसर है ये टेलियोलॉजी के रिस्पेक्ट में है, और फिर कुछ फेमस कोट्स देखेंगे हैप्पीनेस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, कीप लर्निंग।